प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण करते हैं और इस कविता में जिसका शीर्षक है संध्या के बाद, इसमें ग्राम्या नामक उनकी कृति से लिया गया एक अंश हम पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने संध्या के बाद के समय का ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण जनजीवन का बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद। संध्या के बाद शीर्षक कविता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या नामक कृति से ली गई है। ग्राम्या नामक काव्य कृति से यह कविता जिसका शीर्षक है संध्या के बाद यह ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है, यानी ग्राम्या में ग्रामीण स्वर को प्रमुख रूप से प्रमुखता दी गई है जिसमें जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थों का चित्रांकन किया गया है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते हुए किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। आइए वाचन करते हैं इस कविता का जिसका शीर्षक है संध्या के बाद। संध्या के बाद सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृहद जिम्म विश्लत केंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। संध्या के बाद इस कविता का यह प्रथम पद्यांश जिसका हमने अभी वाचन किया है, आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या नामक कृति से उद्धृत है जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। ये जो पद्यांश है यह छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है और इसे ग्राम्या नामक जो उनकी काव्य कृति है उसमें से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक में इसे संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, इसमें कवि ने संध्या के बाद ग्रामीण परिवेश की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। आइए अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सांझ, सांझ से आशय है संध्या, संध्या का समय सांझ। तरु शिखरों, तरु शिखरों, तरु शिखरों से आशय है वृक्ष की चोटियों पर, वृक्ष के सबसे ऊंची चोटी तरु शिखर कहलाते हैं। ताम्र पर्ण, ताम्र पर्ण से आशय है तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते, तांबे के से रंग के पत्ते, पीपल के पत्ते ताम्र वर्ण के से प्रतीत होते हैं, तांबे के से रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें ताम्र पर्ण कहा जाता है। ताम्र पर्ण। सतमुख, सतमुख से आशय है सैकड़ों मुह, सतमुख सैकड़ों मुह। स्वर्णिम, स्वर्णिम से आशय है सुनहरी, सोने से मंडित। निर्झर, निर्झर से आशय है झरना, निर्झर झरना। इन पंक्तियों के माध्यम से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत सायंकालीन आभा का, सायंकालीन दृश्यावली का चित्रांकन करते हुए कहते हैं कि सिमटा पंख सांझ की लाली, यह संध्या रूपी पक्षी आकाश में
छाई हुई लालिमा के बीच ऐसा लगता है मानो वह तरु शिखरों पर जाकर बैठ गया हो। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। और संध्याकालीन इस वेला का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इसमें ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, तांबे के रंग जैसे पीपल के बहुत सारे पत्ते जैसे सहस्त्र मुखों वाले जो निर्झर हैं, झरने हैं, वे स्वर्णिम आभा प्राप्त करते हुए बहुत ही चंचलता के साथ में बह रहे हैं। उन निर्झरों को, उन झरनों को स्वर्णिम आभा सूर्य से आते हुए सुनहरी प्रकाश से प्राप्त हो रही है। कवि कह रहे हैं, छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर सांध्यकालीन लालिमा के साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जा बैठता है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। यह सांध्यकालीन संध्या रूपी पक्षी लालिमा युक्त इस आकाशीय परिवेश में अपने पंखों को समेटकर तरु शिखरों पर, वृक्ष की सबसे ऊंची चोटियों पर जाकर बैठ गया है। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, कवि कहते हैं कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सतमुख सहस्त्रों मुख वाले निर्झर झरने सुनहरी धाराओं में, स्वर्णिम निर्झर सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरते चंचल, चंचलता के साथ स्वर्णिम आभा प्राप्त करते हुए ये बहुत ही चंचलता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार यह जो निर्झर है स्वर्णिम आभा प्राप्त करते हुए चंचलता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य से आने वाला सुनहरा प्रकाश जैसे ही इन झरनों के जल पर पड़ता है, इन झरनों का जल भी पीला हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। वृहद जिम्म विसलत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगाजल। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ज्योति स्तंभ सा, ज्योति स्तंभ सा से आशय है प्रकाशमान खंबे के जैसा, प्रकाशित खंबे के जैसा, प्रकाशमान खंबे की तरह। सरिता, सरिता से आशय है नदी। क्षितिज, क्षितिज से आशय है धरती और आकाश का मिलन बिंदु। वह बिंदु जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए से दिखाई पड़ते हो, उस बिंदु को क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज। जिम्म, जिम्म से आशय है टेढ़ा, वक्र। विसलत, विसलत से आशय है थका हुआ सा। केंचुल सा, कोई अजगर अपनी केंचुली को धारण करता हुआ सा। चितकबरा, चितकबरे रंग का होना, चितकबरे रंग का होना। इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। जब सायंकाल के समय सूर्य क्षितिज पर पहुंच जाता है और अब अस्त होने ही वाला होता है, उस समय सूर्य से निकलने वाली सुनहरी किरणें जब नदी में पड़ती है, सरिता में पड़ती है, नदी के जल पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्योति रूपी कोई स्तंभ वहां पर लगा हुआ हो। जैसे ही सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की किरणें नदी के जल पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई ज्योति स्तंभ सा सरिता में यानी नदी में धस रहा हो। वृहद, वृहद जिम्म विसलत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगाजल। कवि कहते हैं कि गंगा जल भी उस समय चितकबरा सा प्रतीत होता है। ऐसे लगता है मानो कोई बहुत बड़ा जिम्म, जिम्म, जिम्म से आशय होता है वक्र, वक्र या टेढ़ा मेढ़ा। विसलत, विसलत से आशय है थका हुआ सा। कोई अजगर
केंचुल सा, अपनी केंचुली को बदलता हुआ सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, इस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि क्षितिज पर छिपता हुआ सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता हुआ प्रकाश का खंभा सा जान पड़ता है। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा हो और उस समय सूर्य का सुनहरी आभा युक्त जो आवरण होता है वह जैसे ही नदी के जल पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई ज्योति स्तंभ सा नदी में खड़ा हो, ज्योति स्तंभ सा नदी में उतर गया हो। कवि कहते हैं कि क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता प्रकाश का खंभा सा जान पड़ता है। कवि गंगा के जल को चितकबरा बताते हैं। लगता चितकबरा गंगा जल, कवि कहते हैं कि गंगा का जल चितकबरा सा लगता है। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसे लगता है मानो कोई बड़ा थका हुआ सा अजगर। वृहद से आशय है बड़ा, जिम से आशय है टेढ़ा मेढ़ा सा, विस्लत से आशय है थका हुआ सा, केंचुल सा यानी केंचुली वाला अजगर। कोई ये ऐसे लगता है मानो कोई बड़ा थका हुआ सा अजगर अपनी चितकबरी केंचुली को उतार कर धीरे धीरे आगे सरक रहा हो, और इस प्रकार से गंगा का जल चितकबरा सा प्रतीत होता है। विशेष इस प्रकार से इन पंक्तियों का संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। सांध्यकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। संध्या में मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य निहित है। ज्योति स्तंभ सा, इसमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। ज्योति स्तंभ सा, इसमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। विश्लत केंचुल सा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। शब्दावली तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला पद्यांश का वाचन कर रहे हैं। धूप छाह के रंग की रेती, धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्ज्वल। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्ज्वल। अनिल पिघल कर सलिल, सलिल ज्यों गति, द्रव खो बन गया लवोपल। इन पंक्तियों का वाचन करने के पश्चात आइए इनका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या नामक कृति से उद्धृत है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें संध्याकालीन ग्रामीण वातावरण के प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन किया गया है। आइए अब हम इस पद्यांश के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या को आत्मसात करें। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अनिल, अनिल से आशय है वायु, हवा। उर्मियों, उर्मियों से आशय है किरणें या लहरें। सर्पांकित, सर्पांकित से आशय है सर्प की तरह लहरदार रूप में अंकित होना। सर्प की तरह बल खाती हुई सी अंकित होना, सर्पांकित। लोडित, लोडित से आशय होता है मथित या आंदोलित होना। रजत, रजत से आशय है चांदी। जलद, जल से भरा हुआ यानी बादल। जल, जल, जलद, जलद से आशय जल से भरा हुआ यानी बादल। बिंबित, बिंबित से आशय है परछाई से युक्त। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि गंगा नदी के तट की रेत पर धूप छाही प्रकाश फैला हुआ है। गंगा नदी की तट पर यानी रेत पर धूप छाई प्रकाश फैला हुआ है। धूप छाई प्रकाश से है प्रकाश और छाया का मिला जुला सा प्रभाव
दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ चमकदार रूप दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ छायादार रूप दिखाई पड़ रहा है, और इस प्रकार धूप छाया का सा यह मिला जुला प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। वह रेती हवा के चलने पर सर्प की सी लहरदार आकृति ले लेती है। अनिल यानी ये जो हवा है उससे उर्मियां लहरदार बन जाती है, सर्पांकित और सर्प की सी तरह लहर का सा रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार यह जो वायु है, इस वायु के वेग से, इस वायु के चलने के कारण गंगा तट पर बालू रेत सर्प की तरह लहरदार सा रूप ग्रहण कर लेती है। पीला नील लहरियों में लोडित नदी के नीले जल पर, नील लहरियों में लोडित पीला जल यानी सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है। रजत जलद से बिंबित, रजत मानी चांदी जैसे, जलद से बादल से बिंबित, तथा उस पर चांदी के समान सफेद बादलों की छटा भी बिखर जाती है। और इस प्रकार प्रकृति का दृश्य बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर बन जाता है। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सिकता, सिकता से आसे होता है बालू रेत, बालू मिट्टी, बालू रेत, सिकता। सलिल, सलिल से आसे होता है जल, पानी। समीर, समीर से आसे होता है वायु। सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल। कवि कहते हैं, कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि सिकता यानी रेत, जल और वायु सदैव से ही स्नेह पास में, स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं। ये तीनों हमेशा स्नेह बंधन में बंधकर प्राकृतिक तौर पर प्रकृति में नया से नया सृजन करते हैं, और इनका जो स्नेह बंधन है वह बहुत ही मजबूती के साथ बंधा हुआ है। अनिल पिघल कर सलिल, अनिल से आशय है वायु, वायु पिघल कर सलिल, सलिल से आशय है जल बन जाता है, वायु पिघल कर जल बन जाता है। और सलिल जो गति द्रव खो, और जल की गति जब खो जाती है, जब जल बहता हुआ गतिहीन हो जाता है, रुक जाता है, तो बन गया लवोपल, तो वह बर्फ का टुकड़ा बन जाता है, बर्फ के टुकड़ों के रूप में बदल जाता है। कवि कहते हैं यहां पर है सलिल, 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 स्नेह पास, स्नेह पास यानी प्रेम का बंधन, स्नेह पास प्रेम का बंधन। और लवोपल, लवोपल से आसे बर्फ के टुकड़े, छोटे छोटे ओले या बर्फ के टुकड़े। कवि कहते हैं कि रेत, पानी और हवा सदा से ही आपस में प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, हमेशा से ही रेत, जल और वायु स्नेह पास में बंधे हुए हैं। इस समय के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि हवा पिघलकर पानी बनती है। अनिल पिघलकर सलिल यानी हवा, वायु पिघलकर पानी बन जाती है, और सलिल जो गति द्रव खो, और पानी अपनी गति खोकर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में यानी ओलों के टुकड़ों में नदी तट के आसपास बिखर जाता है। इस तरह प्रकृतिगत बहुत ही सुंदरतम परिवर्तन होता है। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। आइए इनका विशेष देख लेते हैं। प्रकृति चित्रण अतीव मनोहारी हुआ है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहारी रूप में प्रस्तुत किया है। अनिल पिघल कर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, इसमें जो का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। सिकता सलिल समीर सदा से, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है, स, और इस प्रकार सवर्ण की आवृत्ति होने से इसमें
अनुप्रास अलंकार की छटा बहुत ही दर्शनीय हो जाती है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है, प्रकृति का आलम्बन रूप में प्रयोग हुआ है तथा बिंब प्रधान इसका बहुत ही प्रशंसनीय बन पड़ा है। शब्दावली तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है और चित्रात्मक शैली है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इस पद्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है, जिसे ग्राम्या नामक काव्य कृति से उद्धृत किया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में इसे संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें संध्या के समय गांव के मंदिर के दृश्य का बहुत ही प्रभावी वर्णन किया गया है। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इनके कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। दीप शिखा, दीप शिखा सा, दीप शिखा यानी दीपक की लो के समान, दीप शिखा सा दीपक की लो के समान, ज्वलित कलश, कलश से आशय है घड़ा, यानी मंदिर का शिखर जो पीतल अथवा सोने का होता है। मंदिर के शिखर पर जो कलश होता है जो पीतल अथवा सोने से बना होता है उसे कलश कहा गया है। नभ में उठकर करता नीराजन, नीराजन से आशय है आरती, नीराजन से आशय है आरती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। जब भी मंदिरों में शंख बजते हैं, घंटे बजते हैं, वहां पर शंख और घंटों के बजने के साथ ही जो कंपन का स्वर होता है वह लहरों के साथ विलीन होता चला जाता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और मंदिर के ऊपर जो शिखर कलश मौजूद है वह सूर्य की सुनहरी आभा से, सूर्य की सुनहरी रोशनी से आभा युक्त होकर ऐसे लगता है मानो वह नभ में यानी आकाश में उठकर आरती कर रहा हो, नीराजन कर रहा हो, आरती कर रहा हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत कहते हैं कि संध्या के समय नदी तट पर स्थित मंदिरों में आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। वहां शंख बजते हैं, वहां घंटे बजते हैं, और शंख और घंटों के बजने का जो नाद और कंपन होता है वह गंगा नदी की लहरों में विलीन होने लगता है। जैसे जैसे इन शंख और घंटों से जो कंपित होता हुआ जो नाद है वह गुंजायमान होता है और वह नाद गंगा की बहती हुई लहरों के साथ में विलीन होता चला जाता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, मंदिर का जो कलश है वह भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर नीराजन करता हुआ सा, आरती करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, सफेद श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वृद्ध महिलाएं और विधवा महिलाएं बगुलों की भांति निर्मल और सफेद वस्त्रों में ऐसे प्रतीत हो रही है मानो वे बुगलों के रूप में हो। सफेद वस्त्रधारी ये महिलाएं बुगलों के समान प्रतीत हो रही है। तट पर बुगलों सी वृद्धाएं। आइए सबसे पहले इनमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बगलों सी वृद्धाएं, विधवाएं, इससे आशय है सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़ी स्त्रियां व विधवाएं। बुगलों सी
वृद्धाएं और विधवाएं, इससे आशय है सफेद वस्त्र धारण किए बूढ़ी स्त्रियां व विधवा महिलाएं जप ध्यान में मगन। मंथर, मंथर से आशय है धीमी, मंथर धारा, धीमी गति से प्रवाहित होने वाली धारा। अंतररोदन, अंतररोदन से आशय है हृदय का रोना, आंतरिक वेदना का होना। हृदय वेदना के भाव से भर उठता है और वह जब करुण पुकार करता है, करुण चीत्कार करता है, करुण क्रंदन करता है, उसे अंतर रोना कहा जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि नदी के किनारे श्वेत धवल वस्त्रों में बूढ़ी और विधवा महिलाएं बगुलों के समान प्रतीत होती है। वे जप तप में ध्यान मग्न रहती है, वे जप करने में, तप करने में, पूजा अर्चना करने में वे मग्न रहती है। मंत्र धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इस प्रकार की जो वृद्धाएं हैं, जो वृद्धावस्था जनित विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है, वृद्धावस्था जनित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जो पीड़ित है, वे भी कई प्रकार का दुख, कई प्रकार का दर्द अपने हृदय में समेटे हुए हैं। और जो विधवा महिलाएं हैं, जो वैधव्य का दुख भोग रही है, जिनके जीवन में उनका प्रियतम, उनका पति अब नहीं है, इस प्रकार की वृद्ध महिलाएं और विधवा महिलाएं जो दुख से पीड़ित है, विरह से पीड़ित है, उनका हृदय दुख और विरह के भाव से भरा हुआ है। अंतर रोदन, उनके हृदय का यह जो करुण भाव है, करुणा से भरा हुआ भाव है, वह लगातार मंथर धारा में धीमी धीमी गति के साथ में बहता हुआ जा रहा है। कवि कहते हैं कि नदी के किनारे पर श्वेत धवल वस्त्रों में बूढ़ी एवं विधवा महिलाएं बगुलों के समान प्रतीत होती है। वे जप तप में मग्न रहती है, उनके दिल में तो दुख है, उनका हृदय रोता रहता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में यानी मंथर धारा में बहता घुल मिलकर बहने लगती है। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं देता। जिनका अदृश्य यानी उनका दुख बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उस दुख से, उस पीड़ा से पीड़ित होकर उस व्याकुलता के साथ उस व्याकुल भाव के साथ में, वह विरह के भाव के साथ, पीड़ित भाव के साथ में, यानी उन वृद्धाओं का अंतर रोता रहता है। उन विधवाओं का अंतर्मन हमेशा दुखी होता रहता है, रोता रहता है। इनका विशेष इस प्रकार से है, नदी तट पर स्थित मंदिरों में की जा रही पूजा आरती का सुंदर चित्रण हुआ है। वृद्धाओं तथा विधवाओं ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसलिए उन्हें श्वेत बगुलियों के समान बताया गया है। अदृश्य रोदन में करुण रस है। शब्दावली तत्सम प्रधान है तथा भावों के अनुकूल है। वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। इसमें वृद्धाओं, विधवाओं, इसमें वह वर्ण की आवृत्ति हुई है, वह वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। दीप शिखा सा, बगुलों सी आदि में उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। प्रसाद गुण के साथ प्रकृति का वर्णन किया गया है। आइए अगला पद्यांश पढ़ें। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। आइए इन पंक्तियों में आया हुआ संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, जो उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने ग्रामीण वातावरण में संध्या के प्रभाव का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तमस, तमस से आशय है अंधकार। खगों, खगों से आशय है पक्षी, पक्षियों। आर्द्र, आर्द्र से आशय है नम,
नीरव, नीरव से आशय है शांत, चुप। मुखरित, मुखरित से आशय है आवाज करना, ध्वनि करना, कलरव करना, मुखरित आवाज उत्पन्न करना। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित। कवि कहते हैं कि संध्याकालीन आकाश में, संध्याकालीन समय में आकाश में उड़ते हुए पंखों वाले ये पक्षी, आकाश में ये पक्षी उड़ते हुए से ऐसे लगते हैं मानो दूर तमस रेखाओं से आकाश में दूर तक अंधकार की कोई रेखा खींच दी गई हो, सोन खगों की पांति। और जो इन पक्षियों के पंखों पर अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती है, इस प्रकार ये जो सोन खग हैं, स्वर्णिम आभा से युक्त ये जो पक्षी हैं, उनकी जो पंक्ति है ये आर्द्र ध्वनि से बहुत ही करुण पुकार करती हुई, बहुत ही नम स्वर में करुण पुकार करती हुई नीरव नभ को, शांत आसमान को, शांत आसमान की चुप्पी तोड़ते हुए करती मुखरित उच्च स्वर में अपना स्वर मिलाती हुई, नाद करती हुई सी चली जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। उड़ती पंखों की गति सी चित्रित जो दूर तमस रेखाओं सी आकाश में अंधकार की रेखाओं जैसी ही प्रतीत होती है। सोन खगों की पाती और संध्याकालीन पीत आभा से पक्षियों के पंख भी स्वर्णिम लगते हैं, सोन खग बन जाते हैं। सोन खगों के रूप में वे हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही उनके पंखों पर सूर्य के स्वर्णिम प्रकाश की आभा चमकती है, दमकती है, तो वे सोन पक्षी स्वर्णिम से लगते हैं। ऐसे स्वर्ण पक्षियों की पंक्ति अपनी आर्द्र ध्वनि में चहकते हुए शांत आकाश में कलरव करती हुई सी चली जाती है। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। स्वर्ण, स्वर्ण से आशय है सोना। गोरज, गोरज से आशय है गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल। संध्या के समय जब गायें वापस गोधूली वेला में लौटती है तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल गोरज कही जाती है। सनन, सनन से आशय है सनसनाहट युक्त, सनसनाहट के साथ में। ज्योतित, ज्योतित से आशय है प्रकाशित ज्योति, ज्योति से प्रकाशित, ज्योतिमान, ज्योतित प्रकाशित। स्वर, स्वर से आशय है आवाज उत्पन्न करना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज जब संध्या काल में गायें चरकर जंगल से वापस लौटती है तो उनके खुरों से उड़ती हुई धूल स्वर्ण चूर्ण के समान, सोने के चूर्ण के समान प्रतीत होती है। किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती है तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वह सूर्य के अरुण प्रकाश से सुनहरी हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि बादल की ये किरणें जल गई हैं। किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में। जब आकाश में पक्षियों का तेज स्वर और चमकदार पंखों की फड़फड़ाहट की ध्वनि गूंजती है तब ऐसे लगता है मानो कोई तीर आकाश में तेजी से सनसनाता हुआ निकल गया हो। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। आइए इसका विशेष देख लेते हैं। संध्याकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। रेखाओं सी, गति सी, स्वर्ण चूर्ण, बादल सी, तीर सा, इनमें उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। सोन खगों में रूपक अलंकार का सौंदर्य निहित है। सोन खगों यानी स्वर्णिम आभा से युक्त खग पक्षी, इसमें रूपक अलंकार का
सौंदर्य निहित है। नीरव नभ, इसमें न वर्ण की आवृत्ति हुई है, नभ में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है, चित्रात्मक शैली है और प्रसाद गुण है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली का भावानुकूल प्रयोग हुआ है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। लोटे खग गाये घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत सलत डगधर, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोटे पैंठ से व्यापारी भी जाते घर, उस पार नाव पर ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। आइए इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य कृति से उद्धृत किया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक कविता से संकलित किया गया है। प्रसंग इस प्रकार से इसमें गांव के परिवेश पर संध्या के बाद का प्राकृतिक प्रभाव अंकित करते हुए कवि ने पक्षी, गाय और पैंट से लौटते हुए यानी साप्ताहिक बाजार से लौटते हुए व्यापारियों का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। लोटे खग गायें घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत स्लथ डगधर, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। कठिन शब्द इस प्रकार से खग, खग से आशय है पक्षी, खग, खग से आशय है पक्षी। श्रांत, श्रांत, श्रांत से आशय है थके हुए, श्रांत थके हुए। स्लथ, स्लथ, स्लथ से आशय है शिथिल, स्लथ शिथिल। डग, डग से आशय है कदम, डग से आशय है कदम, डग कदम। म्लान, म्लान से आशय है मलिन हो जाना, फीका पड़ जाना। अगोचर, अगोचर से आशय है अदृश्य, दिखाई न पड़ना, अगोचर दृश्य जो दिखाई न पड़े। लोटे खग गायें घर लोटी, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि सायंकाल के समय पक्षी अपने अपने नीड़ों में, अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। गायें भी चरकर जंगल से अपने अपने घरों में लौट आती है। सभी कृषक भी दिन भर परिश्रम करने के पश्चात थके हारे कदमों से अपने अपने घर लौट आते हैं और आने के पश्चात अपने अपने ग्रहों में, अपने अपने विश्राम स्थानों पर, अपने अपने निवास स्थानों पर म्लान चराचर बहुत ही मलिन और फीके होते हुए इस अंधकार में खो जाते हैं। छाया भी हो गई अगोचर, और संध्या काल के बाद अंधकार बढ़ता जाता है और कुछ ही देर पश्चात उनकी छाया भी अदृश्य हो जाती है, वह भी उनको दिखाई नहीं पड़ती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि संध्या के समय पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस लौट आते हैं, गायें अपने घरों को लौट आती है, किसान भी सारा दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और थक हार कर थके हारे कदमों से वे भी घर लौट आते हैं। वे सभी अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं। किसान भी, गायें भी और पक्षी भी अपने अपने निवास स्थान पर, अपने अपने ग्रहों में, अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं और अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती। छाया भी हो गई अगोचर, अब तो अंधकार के कारण उनकी छाया भी दिखाई नहीं पड़ती है। लोट पैंट से व्यापारी भी जाते घर, उस पार नाव पर ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से पैंठ, पैंठ से आशय है गांव का साप्ताहिक बाजार, गांव में लगने वाला साप्ताहिक बाजार है वह पैंठ कहलाता है। पैंठ, लोट पैंठ से व्यापारी भी, कवि कहते हैं कि व्यापारी भी साप्ताहिक बाजार से अब वापस लौट रहे हैं, जाते घर उस पार नाव पर, और वो नाव पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऊंट घोड़े के संग वे हैं, ये व्यापारी अपने साथ जो ऊंट और घोड़े लेकर के आए हैं उनके संग वो बैठे हुए हैं खाली बोरों पर, और दिन भर जो उन्होंने व्यापार का काम किया है अब उनके बोरे खाली हो गए हैं, वे खाली बोरों पर विश्राम करते हुए हुक्का भर और हुक्का पी रहे हैं, हुक्का भर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, धूम्रपान किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। धूम्रपान को किसी भी परिस्थिति में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि गांव की पैठ यानी बाजार से व्यापारी भी नावों पर बैठकर नदी के उस पार अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। विशेष इस प्रकार से इनका संध्या हो जाने पर गांवों के लोगों के घर लौट आने का सुंदर शब्द चित्र उपस्थित किया गया है। छाया भी हो गई अगोचर में मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास और स्वाभावोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। शब्दावली तत्सम प्रधान है एवं भावों के अनुकूल प्रयोग हुई है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। बिरहा गाते गाड़ी वाले, बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते, विषण निश बेला को स्वर। इस काव्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृति ग्राम्या से उद्धृत है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों में प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि गांव के वातावरण में संध्या के प्रभाव को प्रभावशाली तरीके से चित्रित करता है। आइए अब हम इन पंक्तियों के अंदर आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। द्वाभा, द्वाभा से आशय है दोहरी चमक, दोहरी चमक, संध्या का प्रकाश। दोहरी प्रकार की जो चमक है वह द्वाभा कहलाती है। प्रकाश की दो प्रकार की चमक से आशय है संध्याकालीन का प्रकाश और दिन के समाप्त होने का प्रकाश। इस प्रकार द्वाभा दोनों प्रकार के प्रकाश की चमक। आभा संध्या का प्रकाश। निशि, निशि से आशय है रात। निष्प्रभ, निष्प्रभ से आशय है बिना चमक के। विषाद, विषाद से आशय है दुख यानी निराशा की भावना का होना। जाड़ों की सूनी द्वाभा में कवि कहते हैं कि जाड़ों की ऋतु में, जाड़ों की इस संध्याकालीन वेला में अब दो प्रकार का जो प्रकाश है, दिन के समाप्त होने का प्रकाश और रात्रि काल का जो संध्याकालीन प्रकाश है, इन दोनों ही प्रकाशों में झूल रही निशि छाया गहरी। धीरे धीरे संध्या आगे बढ़ती हुई जा रही है और अंधकार फैलता जा रहा है। निशि छाया गहरी, अब अंधकार फैलते हुए रात्रि का समय और अधिक गहराता जा रहा है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। और इस संध्या काल के पश्चात छाए हुए अंधकार में खेत भी, बाग बगीचे भी, घर भी, तरु पेड़ भी, तट भी और लहरें भी सभी इस अंधकार में डूब से गए हैं। कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सर्दियों में संध्या का प्रकाश अब मंद हो गया है, अर्थात झुरमुटा सा फैला है, चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा पड़ा है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है और इस अंधकार में सभी कुछ डूबता सा जा रहा है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। और अब उनकी चमक भी फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव खेत, घर, बाग बगीचे, पेड़, किनारे और लहरों पर भी पड़ रहा है, यानी ये सब के सब अंधकार में डूबे जा रहे हैं। खेत, बाग, ग्रह, तरु, तट, लहरी सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत, बाग, ग्रह, तरु, तट, लहरी। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते, विषण निशि बेला को स्वर। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। बिरहा, बिरहा से आशय है विरह का गीत। कूकर, कूकर से आशय है कुत्ते। विषण, विषण से आशय है दुखी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि गाड़ी वाले विरह के गीत गाते हुए जा रहे हैं और भूख भूख कर लड़ते कूकर,
कुत्ते रास्ते में भौंकने का स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, वे भौंकते हुए लड़ रहे हैं। भूख भूख कर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। भूख भूख कर, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और उस शब्द का अर्थ नहीं बदला है, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। भूख भूख कर, हुआ हुआ, और इस प्रकार हुआ हुआ में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। करते सियार, और सियार भी हुआ हुआ करके इस रात को और अधिक डरावनी बना रहे हैं। देते विषण निशिबेला को स्वर, और इस प्रकार जो दुखी रात्रि का समय है इसको वे अपनी आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए इसके अंदर अपना भाव भी जोड़ रहे हैं। कवि कहते हैं कि रात के इस वातावरण में गाड़ीवान विरह का गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। भूख भूख कर, लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार, रात की बेला में सियार भी हुआ हुआ की आवाज निकाल रहे हैं। देते विषण निशिबेला को स्वर, और इनके स्वरों से दुखी रात को भी मानो सहानुभूति की आवाज मिल रही है। विशेष इस प्रकार से है इसका, जाड़ों की रात्रि की नीरवता का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। भूख भूख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। उसी प्रकार हुआ हुआ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। रात्रि के परिवेश का मानवीकरण दर्शनीय बन पड़ा है। रात्रि के समय गाड़ीवानों द्वारा विरहा गीत गाने का वर्णन किया गया है। शब्दावली तत्सम प्रदान है एवं भावों के अनुकूल है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। माली की मंडई से उठ नभ के नीचे, नभ सी धूमाली, मंद पवन में तृती, नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंग रही, लंबी अंधियारी। इस पद्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध काव्य कृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें रात्रि के प्रथम पहर का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया गया है। माली की मंडई से उठ नभ के नीचे, नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। मंडई, मंडई से आशय है मंडैया या झोपड़ी। माली की मंडई यानी माली की झोपड़ी। धूमाली, धूमाली से आशय है धुएं जैसा। धूमाली, धुएं जैसा। माली की मंडई से उठ नभ के नीचे, नभ सी धूमाली। कवि सुमित्रा नंदन पंत इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अब जो माली की झोपड़ी है, माली की झोपड़ी से धुआं सा बाहर निकल रहा है। ऐसे लगता है जैसे नभ के नीचे, आसमान के नीचे धुआं ही धुआं छा गया हो। मंद पवन में तिरती, और जो हल्की हल्की हवा चल रही है उसमें ये धुआं फैल रही है और ऐसी लग रही है मानो नीली रेशम की सी हल्की जाली, रेशम की नीले रंग की कोई हल्की सी जाली हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली की झोपड़ी से आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है। शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई गई हो। यह धुएं की लकीर हवा में ऐसी तैरती हुई जान पड़ती है, मंद पवन में तिरती, ऐसी तैरती हुई सी जान पड़ती है मानो नीली रेशम की सी हल्की जाली, जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। नीले रेशम की हल्की सी जाली के समान यह आकाश में घूमती हुई धुएं की रेखाएं प्रतीत हो रही है। माली की मंडई से उठ नभ के नीचे, नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंग रही, लंबी अंधियारी। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। आभा, आभा से आशय है चमक। हिम, हिम से आशय है बर्फ, हिम बर्फ। बत्ती जला दुकानों में, जैसे ही संध्या का समय हुआ उसके पश्चात अंधकार सा छाने लगता है और उस अंधकार को दूर करने के लिए बत्ती जला दी जाती है। मिट्टी के तेल में एक
टिन के डिब्बे में बत्ती लगा करके एक नन्हा सा दीपक जला दिया जाता है दुकानों में, और इस प्रकार से दुकानों में अंधकार को मिटाने के लिए बत्ती जलाकर रोशनी की जाती है। बैठे सब कस्बे के व्यापारी और उस कस्बे के, उस गांव के सब व्यापारी अपनी अपनी दुकानों में बैठ जाते हैं। मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, और जाड़े की ये जो सायंकाल का समय है, जाड़े की जो ये रातें हैं, हिम की यानी जाड़े से भरी हुई ये जो रातें हैं, ऊँग रही लंबी अंधियारी, ये लंबी लंबी रातें हैं और ये ऊँगती सी प्रतीत होती है। मौन मंद आभा में, और इस बहुत ही दीपक के बहुत मंदिम मंदिम प्रकाश में ये जाड़े की लंबी लंबी रातें ऊँगती हुई सी प्रतीत होती है। कवि कहते हैं कि इसी समय कस्बे के दुकानदार रोशनी के लिए डिबरी की बत्ती जलाकर बैठे रहते हैं। यह बत्ती रोशनी बहुत कम देती है, इसकी आभा बहुत मंद मंद सी होती है, और मौन मंद आभा में इसकी आभा बहुत मंद पड़ जाती है कि वह रात के अंधेरे में मानो हिम का प्रसार कर रही हो, सर्दी का फैलाव कर रही हो, और आलस्य में ऊँगती हुई इस प्रकार से कर रही हो। सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी होती हुई मालूम पड़ती है। ऐसे लगता है कि ये जाड़े की रात बहुत लंबी सी होती जा रही है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष सर्दी की रात का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। यह प्रकृति चित्रण अतीव सहज और स्वाभाविक बन पड़ा है। नभ सी धूमाली, रेशम की सी जाली इत्यादि में उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। हिम की ऊँग रही इत्यादि में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। शब्दावली तत्सम प्रधान है और छंद तुकांत गेय है। अगला पद्यांश पढ़ते हैं। धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। आइए अब हम इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने संध्या के बाद रात्रि के प्रथम पहर में गांव के वातावरण का सजीव चित्रण किया है। धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। टिन की ढिबरी, टिन की ढिबरी से आशय है मिट्टी के तेल से जलने वाला बत्ती युक्त टीन का छोटा सा दीपक। बत्ती युक्त टीन का छोटा सा दीपक जिसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और बत्ती जलाकर रोशनी की जाती है। इस प्रकार टिन की ढबरी। अवसाद, अवसाद से आशय है दुख। श्रांति, श्रांति से आशय है थकान। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी। ये जो टिन की ढिबरी है, यह जो टिन के डिब्बे में बनाया हुआ एक दीपक है, जिसमें बत्ती लगा करके मिट्टी का तेल जला करके जिसे दीपक के रूप में जलाया जाता है, यह रोशनी कम देता है। धुआं अधिक देता है, ये धुआं अधिक देता है, ये रोशनी कम और कम करता है, उजियारा उजियाला कम करता है, और ये धुआं अधिक देता है। मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। और इस प्रकार से बहुत मंदिम से प्रकाश के अंदर, हृदय के अंदर जो दुख भरा हुआ है, जो सुस्ती, बेचैनी और निराशा का भाव भरा हुआ है, वो आंखों के आगे तैरने लगता है और ऐसे लगता है मानो एक जाला सा बुना जा रहा हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत वर्णन करते हैं कि गांव में लोगों के द्वारा टिन की ढिबरी में बत्ती लगाकर दीपक बनाकर इसे जलाया जाता है, जिससे रोशनी भी बहुत कम होती है और धुआं भी काफी कम निकलता है। इस मंद रोशनी में मन का दुख आंखों के सामने जाला सा बुनता हुआ प्रतीत होता है। धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। मंडल, मंडल से आशय है
घेरा, दीपक का मंडल, दीपक के जलने से जहां दीपक जलता है वहां एक आभायुक्त घेरा बन जाता है, इस प्रकार दीपक का घेरा। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, कवि कहते हैं कि वह छोटी सी बस्ती है, वहां व्यापारी अपनी दुकान सजाकर बैठे हुए हैं, अपना छोटा सा दीपक जला करके इस आशा में बैठे हैं कि ग्राहक आएंगे। लेकिन कवि कहता है कि छोटी सी बस्ती के भीतर क्या तो लेन होगा क्या देन होगा, यानी व्यापारी बहुत अधिक लेन देन नहीं कर पाएगा। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने, और वो दीपक के उस नन्हे से दीपक के प्रकाश की उस आभायुक्त मंडल में बैठे बैठे लोग अपने सुख और दुखों का ही हिसाब किताब लगाते रहते हैं। छोटी सी बस्ती के भीतर कवि कहते हैं कि गांव का दुकानदार दुखी रहता है, क्योंकि यह एक छोटी सी बस्ती है, इसमें लेन देन की बातें करना भी व्यर्थ है, बहुत ज्यादा लेन देन यहाँ नहीं होता है, यहाँ ग्राहक न के बराबर है। दीपक के मंद प्रकाश के घेरे में उनके सुख दुख उभर आते हैं, उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। इसका विशेष इस प्रकार से है, संध्याकालीन वातावरण का सजीव और जीवंत चित्रण हुआ है। कवि ने धुंधले प्रकाश को व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का व्यंजक बताया है। जैसे प्रकाश धुंधला है, उसी प्रकार व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। सपनों के लिए थोथे विशेषण का प्रयोग करने से परिकर अलंकार का सौंदर्य आ गया है। सुख दुख पर मंडराने का आरोप करने से इसमें रूपक अलंकार का सौंदर्य है। शब्दावली तत्संप्रदान है और भावाभिव्यक्ति बहुत ही कोमल है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 5 कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना संध्या के बाद का प्रथम अंश पढ़ा है। इस कविता का आगामी और अंतिम अंश लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।